का समय था। विनय और गौतम जंगल के तालाब के किनारे शराब पी रहे थे। तभी गौतम की नजर तालाब के किनारे रखी एक मूर्ति पर पड़ी। वो मूर्ति एक सुंदर और आकर्षक महिला की थी। वो चबूतरे पर रखी हुई थी। उसके पास ही कुछ दिए जल रहे थे। गौतम हाथ में शराब की बोतल पकड़े उस मूर्ति के पास गया। वाह, क्या सुंदर औरत है। अगर ये सच में होती तो मैं इससे शादी कर लेता। गौतम उस मूर्ति को निहारते हुए बोला। ये सुन विनय उस पर चिल्लाया, ए, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अबे साले, वो कोई देवी लग रही है और तू उसके बारे में इतनी गंदी बातें बोल रहा है। अबे चुप कर, ये कोई देवी नहीं है। इसे देख, ये कमर पर हाथ रखकर कितनी अदा के साथ खड़ी है। ये मूर्ति शायद किसी अप्सरा की है, ना कि किसी देवी की। हाँ, वो तो मुझे भी लग रहा है। शायद ये जल देवता है जो इस तालाब की रक्षा करती हो। क्या ये जल देवता होगी और इस तालाब की रक्षा करती होगी? रुक जाओ, अभी पता चल जाएगा, गौतम ने कहा। और फिर उसने तालाब के पानी में पेशाब करना शुरू कर दिया। अबे, ये तो क्या कर रहा है? तुझे पाप लगेगा। गौतम पेशाब करने के बाद पीछे मुड़ा। देखा, ये जल देवता नहीं है। अगर होती तो मुझे इसमें पेशाब करने से रोकती। साले, तू पागल हो गया है क्या? तूने इस तालाब का पानी अपवित्र कर दिया। तू पानी का क्या बोल रहा है बे? मैं तो इस औरत को भी अपवित्र कर दूंगा। ऐसा कहते हुए वो चबूतरे पर चढ़ गया और उसने मूर्ति के होठों को चूमा। देख विनय घबरा गया। अबे, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? ये तूने क्या किया? अबे ये तो कुछ नहीं, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। ऐसा कहते हुए उसने उस मूर्ति के होठों पे दारू की बोतल लगाई और उस पर दारू डाली। ये देख विनय का दिमाग हिल गया। साले, तू मरेगा। मैं जा रहा हूं यहां से, मुझे जिंदा रहना है, मैं चला। ऐसा कहते हुए विनय वहां से मुड़ा और चलते हुए कार की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन गौतम ने उसे रोका। अबे रुक जा। ठीक है बाबा, मैं मूर्ति के पास नहीं जाऊंगा। तू चल, पहले थोड़ा और पिएंगे और बाद में चले जाएंगे। गौतम ने जैसे तैसे विनय को मना लिया और बाद में वो दोनों तालाब के किनारे शराब पीने बैठ गए। गौतम अभी भी दूर से उस मूर्ति की तरफ देख रहा था। यार एक बात बताऊं, मैंने जब उस मूर्ति के होठों को चूमा ना, तब मुझे बिल्कुल किसी जिंदा स्त्री को चूमने जैसा महसूस हुआ। मानो वो मूर्ति नहीं बल्कि सचमुच की स्त्री हो। अबे चुप कर, मैंने शराब पी है, गधे का मूत नहीं। मुझे बेवकूफ मत बना। हाँ, विनय ने नशे में कहा। गौतम अभी भी उस मूर्ति को ही निहारे जा रहा था। सच में यार, माँ कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे सच में अभी भी उसके होठों की छुअन महसूस हो रही है। उसके गर्म और नरम होठ मुझे अभी भी महसूस हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से वहाँ चला जाऊँ और उसे चूमूं। तुझे चाहे तो खुद उस मूर्ति को किस करके देख ले। बोलना, जाएगा क्या वहाँ उसे चूमने? गौतम ने पूछा, लेकिन विनय ने कोई भी जवाब नहीं दिया। ये देख गौतम ने मुड़कर बगल में देखा तो विनय जमीन पर सो गया था। चलो, ये तो सो गया, अब मैं भी सो जाता हूँ। गुड नाइट स्वीट हार्ट। गौतम ने मूर्ति की तरफ देखते हुए बोला और वो वहीं तालाब के किनारे सो गया। कुछ देर बाद गौतम के कानों पर पायलों की छन छन की आवाज पड़ी और गौतम नींद से जाग गया। उसने उठकर आवाज की तरफ देखा और वो बस देखता ही रह गया। एक लाल साड़ी पहनी सुंदर स्त्री उसे पास से ही देख रही थी और उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसकी लाल होठ और गोरा मुखड़ा देख गौतम का दिल उस स्त्री पर आ गया। उस स्त्री ने सिर हिलाकर उसे इशारा किया और खुद के पास बुलाया। यह देख गौतम को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने मुड़कर देखा, उसके पीछे बस विनय सोया हुआ था। इसका मतलब वो सिर्फ उसे ही बुला रही थी। तभी उस औरत ने प्यारी सी आवाज में कहा, यहाँ आओ। गौतम को वो स्त्री बेहद पसंद आई थी, इसीलिए वो जल्दी से उठा और उसी की ओर चलने लगा। वो औरत मुड़ी और आगे चलने लगी। गौतम ने अपनी चलने की गति बढ़ाई और पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। वो स्त्री ठहर गई और उसने शर्माते हुए पीछे मुड़कर गौतम की तरफ देखा।
उसकी नीली आंखें थी। गौतम उसकी आंखों में डूब गया। यार, ये कितनी सुंदर और प्यारी है। ऐसा लग रहा है इसको अभी चूम लूं और गले लगा लूं। गौतम मन ही मन बोला। तुम चाहो तो मुझे गले लगाकर फिर से चूम सकते हो। वह स्त्री मीठी आवाज में शर्माते हुए बोली। यह सुन गौतम को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इसे मेरे मन की बात कैसे पता चली। तभी वो स्त्री धीरे धीरे से गौतम के चेहरे के पास आई और उसने गौतम को गले से लगा लिया। गौतम खुशी से झूम उठा। उसके होठ उस स्त्री के होठों को चूमने के लिए तरस रहे थे। उसने उस स्त्री को खुद से दूर किया और उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लिया और धीरे धीरे चूमने के लिए आगे बढ़ा। तभी उस स्त्री ने अपना मुंह खोला। उसके मुंह में जानवर जैसे लंबे लंबे दांत थे। उसने गौतम के होठ पकड़ लिए और उन्हें काट डाला। गौतम दर्द के मारे चीखा और पीछे हटते वक्त जमीन पर गिर गया। उसकी चीखें सुन विनय नींद से जाग गया। उसने गौतम की ओर देखा। उस औरत ने गौतम का पैर पकड़ा और उसे खींचते हुए तालाब के पानी में ले गई। इधर विनय जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन वो स्त्री उसे पानी के अंदर ले गई और उस स्त्री ने अपने नाखूनों से गौतम के शरीर को फाड़ना शुरू कर दिया। गौतम जोर जोर से चीख रहा था, लेकिन वो स्त्री उसे नाखूनों से फाड़ती ही गई। धीरे धीरे तालाब का पानी गौतम के खून से लाल हो गया। विनय को समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत कौन थी और गौतम को पानी के अंदर क्यों ले गई। तभी उसकी नजर चबूतरे पर गई। वहां से स्त्री की मूर्ति गायब हो चुकी थी। विनय की आंखें डर से बड़ी हो गई। इसका मतलब वो सच में जल देवता थी। विनय घबराते हुए खुद से ही बोला और वहां से वो कार से पास ही के गांव चला गया। उसने गांव वालों को घटी घटना के बारे में बताया। वो घटना सुन गांव वाले विनय पर भी गुस्सा हो गए, क्योंकि वो कोई स्त्री की मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक यक्षिणी की मूर्ति थी जो उस जंगल के तालाब की रक्षा करती थी। वो तालाब काफी पवित्र था और गांव वालों की यक्षिणी पर और उस तालाब पर काफी ज्यादा श्रद्धा थी। उसके दूसरे दिन गौतम की तैरती हुई लाश तालाब में पाई गई। उस यक्षिणी ने तालाब के अपमान का और खुद के साथ हुए बदसलूकी का बदला गौतम से ले लिया था। गौतम के पेशाब से जो तालाब का पानी अपवित्र हो गया था, उस पानी को यक्षिणी ने उसके खून से शुद्ध कर दिया था।